हम उम्मीद करते हैं टैक्स कम हो जाए, सरकार चाहती है नहीं टैक्स और बढ़ जाए ताकि खजाना बढ़ जाएगा। फिर हम कहते हैं वो टैक्स बढ़ता है, पैसा जाता है और फिर आप चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज का ऐलान कर देते हैं। देखो रूबिका, आपने बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझा है। पूरा विशेष सर्कल है। हम लोग को पहले तो ये समझना होगा कि टैक्स जो है केवल एक हम उसको रेवेन्यू और अर्निंग की तरह जब तक देखते रहेंगे तो भारत विकसित भारत की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएगा। अगर आप जितनी भी विकसित इकोनॉमीज देखें, हमारी ऑपोजिशन कहे तो बड़े आराम से देती है सूट बूट की सरकार, कॉर्पोरेट टैक्स कम करो, लेकिन आप नहीं करो, ये करो वो करो। लेकिन आप जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज देखोगे वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है कि कॉर्पोरेट्स को उससे एडवांटेज मिलता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है। तो ये हमें एक पूरा बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा रूबिका कि क्या आप टैक्सेस को सिर्फ एक रेवेन्यू की तरह देख रहे हो या उसको आपने विकसित भारत की तरफ अग्रसर होने का एक रास्ता देखना है जिसको आपने कम करने की भी बात जो बार बार हो रही है। और जैसे इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा ढांचा लेकर दिया है, इस रेवड़ी कल्चर से तो हमें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ये रेवड़ी कल्चर बांटने रहने से सिर्फ एक डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जिसको हम कहते हैं विदाउट एनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। ये फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये हमारे कोष पे बहुत, ये तो जीत का बहुत शानदार फॉर्मूला बन गया है। आप ये कहा जा सकता है कि भाई हम लोग महिलाओं के हाथ सशक्त कर रहे हैं, हम उनको डीबीटी के जरिए एक सशक्त नागरिक के तौर पर उनकी भूमिका को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमने जितने भी राज्य हम घूमे हैं, हाँ ये बहुत पैमाने पर बहुत बड़े लेवल पर आपको मदद तो करता है, लेकिन फिर उसके बाद ये वाली उम्मीद जताता है कि अभी 1200 दिए हैं, अब अगली बारी 2100 देंगे तब वोट करेंगे, फिर अगली बारी आप अगर 4500 देंगे तो हम वोट करेंगे। तो ये सिलसिला तो कभी नेवर एंडिंग सिलसिला बन जाता है। जनता भी उस हिसाब से वोटिंग करती है, तो राजनीतिक दलों को लगता है कि भाई जितना जनता को फ्री में पैसा देंगे उतना हमें वोट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार की ज्यादा समस्या है। राज्य सरकार जब अपना बजट लेकर आती है तो उसके अंदर वो इस तरह की घोषणाएं करती है चुनाव के पहले, और फिर केंद्र से जो पैसा आता है वो उसको वहां पर डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। अब देखिए, बजट में अगर हम बहुत राहत की उम्मीद करें तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। सरकार एक जेब में आपका पैसा डालेगी तो दूसरे जेब से आपका पैसा निकालेगी, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थोड़ा इंडस्ट्रीज के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार पैसा कहां से लाएगी? सरकार को पता है कि भाई पैसा तो जनता से ही आना है, टैक्स कलेक्शन से आना है, और वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंस बजट होगा। कई क्षेत्रों में निर्मला सीतारमण रहम करते हुए राहत देगी जनता को, मध्यम वर्ग को, गरीबों को राहत देगी। और मुझे लग रहा है कई सेक्टर में पैसा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि लिकर हुआ, सिगरेट हुआ, या जो ऐसी चीजें उसके ऊपर टैक्स बढ़ाकर सरकार पैसा बढ़ाने की कोशिश करेगी। रेलवे में इस बार मुझे लगता है सरकार ज्यादा पैसा देगी, रेलवे के कई नई ट्रेनें शुरू करने का। सर एक बात का जिक्र था, ये जो मोटापे की तरफ हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी। फिर दूसरा ये था बच्चों में जो ये पैकेज फूड को लेकर कंजम्पशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिए बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा सजेशंस भी दिए गए हैं कि हम कैसे इससे पार पा सकते हैं। उसमें क्यों ना और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए जाए, जितने भी ये ज्यादा शक्कर वाले ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर क्या टैक्स बढ़ाया जा सकता है, ताकि उनका कंजम्पशन भी कम हो जाए और हमारी कमाई भी पूरी हो जाए। हमारे साथ अमित भी जुड़ चुके हैं, अरुण भी जुड़ चुके हैं। अरुण के पास कुछ जानकारी है। अरुण, क्या खैमों से खबर आ रही है? देखिए, विपक्ष तो 3 सवाल बड़े पूछ रहा है रूबिका। देखिए, अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर सरकार ने पेश की है बहुत गुलाबी है। पहली बात तो यह है कि 2% से कम महंगाई दर है, अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, तो ग्रामीण इलाकों में हलचल है और लोगों के हाथ में पैसा है, खरीदारी अच्छे से कर रहे हैं, तो इनफ्लो कैश का भी बढ़ा हुआ है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। जापान को छोड़ के दूसरे नंबर पर हम एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन जो चुनौतियां हैं टैरिफ के बाद अमेरिका के, कांग्रेस ने स्पेसिफिक रूप से 3 सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट अगर आपने साइन किया है तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप नहीं करेंगे तो उनके बाजारों तक कैसे सामान पहुंचाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग की दर, उनका ये कहना है कि यूपीए की सरकार में 7.5% थी, अब घट के 3.5% हो गई। एक्सपोर्ट की जो रेट थी 457% थी यूपीए की सरकार में, और अब 127% हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रेजुएट्स को या स्किल्ड लेबरर्स को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो 3 बड़ी बातें कांग्रेस ने पूछी हैं और पूछा है कि इसका समाधान क्या। इतना बड़ा मार्केट आपने खोल दिया ईयू के साथ, अब बांग्लादेश, वियतनाम जैसे और चीन जैसे जो देश हैं वो कहीं इसका फायदा न उठा लें। हिंदुस्तान अगर नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर ये सूरत हाल बदलने में बहुत समय लगेगा, जो तब तक काफी देर हो जाएगी। तो अपोजिशन हर बार की तरह देखिए पिछले 17 साल से बजट हम लोग घूम फिर के बाद बार मैन्युफैक्चरिंग पे आ रही है। जी अरुण, घूम फिर के बाद जो है सारी बार मैन्युफैक्चरिंग पे आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे में एक बात ये भी थी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो, उसको रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बोला गया कि ये कोलेस्ट्रॉल है, इसको साफ करने की जरूरत है। तो ये रेगुलेशंस जो हैं, ये पार्ट बी की बात जो रही अश्विनी जी,
ये क्या रेगुलेशंस को लेकर कुछ ऐसा हो सकता है पार्ट बी में कि इतना स्ट्रीमलाइन हो जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े? एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने रेस की। अभी सुबह बात चल रही थी कि माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। अब माइंडसेट चेंज ना पूरा इकोसिस्टम देखना पड़ेगा, तब चेंज होता है। आज किसी भी आप बाहर की इकोनॉमी जाएंगे, देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, उसके पीछे कारण है, हमें समझना पड़ेगा। खाली टैक्स की लैंग्वेज सिंप्लीफाई करने से काम नहीं होगा, लिटिगेशन को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। आप फेसलेस लेके आए, क्या फायदा हुआ? शुरू में पहले साल फायदा हुआ, अब फेसलेस का मतलब हो गया कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, अब आप एक्सप्लेन करते रहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो निवेश जो कम होता है, चाहे विदेशी निवेश या भारत के अंदर भी निवेश जो प्राइवेट सेक्टर का, उसमें ये जो कानून की पेचीदगियां हैं, लिटिगेशन है, जब तक उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, जब तक एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ये एश्योरेंस नहीं होगी कि भाई अगर मैं ठीक तरीके से चलता रहूंगा तो मुझे कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म परेशान नहीं करेगा, जब तक वो आपको एश्योरेंस नहीं होगी तब तक आप यू विल नॉट फील एनकरेज टू मेक इन्वेस्टमेंट। ये शिखा जी, ये पार्ट बी में इसकी उम्मीद की जाए? नहीं, इसमें क्या है ना कि जो एफडीआई या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका तभी आएगा जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे। तो नॉट ओनली टैक्स रेगुलेशंस जो हैं, टैक्स में और लिटिगेशन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर अगर आप देखिए जितने भी हम टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं मिनिस्ट्रीज के लिए, हम ये बोल देते हैं कि इट विल बी ए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी गिविंग ए अप्रूव्ड स्कीम। वो जो अप्रूव्ड स्कीम मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही है, अब उसमें इतनी सारी रेड टेपिज्म है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करके लाना चाहेगा तो जो 1 साल का प्रोसेस होगा उसका, उस स्कीम को अप्रूव करने का, मतलब इवन स्टार्टअप्स का डीआईआईपी से आपका अप्रूवल होएगा। पेचीदगियां ज्यादा है, पेचीदगियां इतनी ज्यादा है कि कोई भी फिर उस इन्वेस्टमेंट को करना नहीं चाहता है। रजा जी, ये एक बड़ा ये रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल ये है। कोलेस्ट्रॉल क्या है इसमें? ये देखिए 2026 में यूपीएससी को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ, जो व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि भारतीयों को गुलाम बना के रखने की, अंग्रेजों के जो अफसर एग्जैक्टली, और वो 100 वर्षों में अगर आप देखें कुछ आमूलचूल परिवर्तन आया हो, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा एनिमल स्पिरिट्स को अनलीश होने के लिए थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को अपनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। वो स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है, डिसीजन मेकिंग की स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पे आके मतलब हर चीज में अफसरशाही आ जाती है, बहुत ज्यादा आती है। मैं खुद, जैसे मेरा खुद का स्टार्टअप है, डिफेंस सेक्टर में मैं काम करता हूं, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा स्वच्छंद हो के हम लोग को सोचने दें, क्लियर बाउंड्रीज बना दें और उसके अंदर में फ्रीली काम करने दें, तो आपको लगता है ज्यादा एनिमल स्पिरिट्स अनलीश हो सकती हैं। और कब तक आप बांधने, चेन करके रखना चाहेंगे? थोड़ा उसमें सा 2 बातें कही जाती हैं। एक तो ये आरटीआई एक्ट जो आया है, इसकी वजह से उनके हाथ बंध गए हैं, और दूसरा ये कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर भी बहुत हाथ बंध गए हैं। तो ये, लेकिन ये जरूरी भी तो मुझे है। लगता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर तो काफी हद तक इन्होंने प्रोसेस को ऐसा स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी इश्यूज जो हैं, आज भी ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखिए कि कितनी तादाद में छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनते चले जा रहे हैं। बजट में क्या हो सकता है उसको लेकर? बजट में मुझे लगता है जो पार्ट बी की बात हो रही है, जिसमें पॉलिसी ओरिएंटेशन सरकार का बताने की बात होती है, उसमें अगर एक नींव डाली जा सके कि हमें री इमेजिन करना है ब्यूरोक्रेसी को, ताकि रेड टेपिज्म रिड्यूस हो सके। और इसकी वजह से जो निवेश आने में समस्याएं होती हैं, इसकी वजह से जो हमारे युवा, आज आप बताइए अखबारों में था कि 100 फंडेड एआई कंपनीज देश छोड़ के यूएस में चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आपको एआई को ऑपरेट नहीं करने देती। आपने कॉपीराइट लॉ लेकर आए एआई के लिए, इतना मुश्किल लॉ है कि आप एआई कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है उसमें। तो ये जो कमरों में बंद बैठ के अगर कोई अफसरशाही चाहेगा कि वो देश के हर सेक्टर के बारे में सब कुछ समझ सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री की इंटेंट हमेशा से रही है, वो तो बार बार मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं बार बार, और वो, लेकिन वो मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ से ये आता है कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी टेढ़ी चीज है ना, वो जब तक वो स्पेस, वो उसका नेचर है कि वो कभी भी वैक्यूम को होने नहीं देगी, वहां पे पैर अपने पसार ही लेगी। तो अब आप इसको सिस्टमैटिकली कैसे एड्रेस करें, ये काफी मुश्किल चीज है। हमें रेगुलेशन का फास्ट ट्रैक बनाना पड़ेगा। जिस तरह से पहले नहीं, बजट में क्या कर सकते हो? बजट में आप सिर्फ पॉलिसी सिग्नल दे सकते हैं कि हमें एक ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन होगा। अगर जब तक आप पकड़े ना जाएं कि आपने रेगुलेशन वायलेट किया है, हम ये मान के चलेंगे कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। अभी उल्टा है, हम मान के चलते हैं कि आप गलत करने वाले हैं, तो आप पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए, उसके बाद टोल खुलेगा। अब हम उल्टा करेंगे, आप आराम से काम कीजिए, और लेकिन जब कभी चेकिंग हुई और पकड़े गए, तो जैसा हमने इनकम टैक्स में, प्राइवेट इनकम टैक्स में कर दिया है कि सिर्फ 2% की स्क्रूटनी होगी, मान के चलते हैं कि आपने अपना इंडिविजुअल इनकम टैक्स भरा है तो सही भरा है। हमें यही वाला कल्चर जी गवर्नमेंट प्राइवेट उधर निर्मला सीतारामन निकल पड़ी हैं राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए। 11 बजे ये बजट भाषण शुरू होना है। निर्मला सीतारामन का 9वां बजट होगा ये। रूबिका,
तो यहां पर जैसे पैनल में बात हो रही है वो ये कि रेगुलेशन जो है उसमें अफसरशाही बहुत हावी हो जाती है। अब ये उसके काफिला लिए जा रहा है, क्या मुझे ऐसे वो किया पूरा जाए निर्मला ताकि सीतारमण का काफिला अफसर दिखाई दे रहा है और वो काफिला देखिए अब संसद भवन की तरफ जा रहा है। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड पर हो रहा है दर्शकों को बता दूं तो गाड़ियों का ये पूरा का पूरा काफिला निर्मला सीतारमण के साथ संसद भवन की ओर अग्रसर हो चला है। हमने अभी अभी देखा ये मूवमेंट जो हुआ है, लेकिन ये मूवमेंट अब देश को मूवमेंट की दिशा देने में कितना लायक साबित होगा ये बस 11 बजे पता लग जाएगा। अभी आपको बता दूं दर्शकों को कि 9:45 यहां पर हो रहे हैं। खूब सारे मसलों पर आपने किशोर यहां पर चर्चा की है। अब अंदर संसद के अंदर से भी तस्वीरें आपके सामने आने लगी। उससे पहले आपको याद होगा एक टाइम होता था, शरद अच्छे से जानते हैं ये बात, समीर अच्छे से जानते हैं, आंचल और दीप्ति भी जानते हैं कि ट्रक में भरकर पूरी पोथी आया करती थी और उसके बाद वो पोथियां, सबसे पहली तस्वीर यही आती थी, नीचे उतरती थी। तब से लेकर आज तक का सफर, और वो सफर सिर्फ पोथियों से डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं बढ़ा है। वो आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आज की तारीख में हम जो एक लोग पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक मार्केट बनकर नहीं रह गए कंज्यूमर का, अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की तरफ भी अग्रसर है। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूं, जो लोग आप वहां पर डिस्कस कर रहे थे, शरद जी ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, बस अब थोड़ा वक्त बचता है जब हम तीसरी हो जाएंगे और फिर विकसित भारत बन जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जैसे आप स्टार्टअप इंडिया को देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देख लीजिए, बहुत जल्दी आप शुरू तो कर देते हैं लेकिन उतना ही जल्दी खत्म भी हो रहे हैं वो बिजनेसेस। सोना इज वन इशू चैलेंज, लेकिन पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगा। 2 लाख स्टार्टअप्स इस टाइम रजिस्टर्ड हैं रूबिका, और ये सच है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, पर मैं समझता हूँ स्टार्टअप ज्यादातर यंग लोग करते हैं, तो जिनको कई दफे तजुर्बा नहीं होता, पूरी रिसर्च नहीं करी होती, मार्केटिंग की जानकारी नहीं होती, बट वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं और जितने जाते हैं ना उतनी तेजी से इसमें बढ़ते भी जाते हैं। और रूबिका, मजेदार बात यह है कि जो सक्सीड हो जाते हैं वो लोग इतने अच्छी तरीके से सक्सीड होते हैं कि उसमें से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत इस समय दुनिया का टॉप 3 स्टार्टअप सिस्टम में से एक है, अमेरिका और चाइना के बाद, और ये बहुत बड़ी बात है। हर स्टार्टअप में रूबिका इस समय 11 लोग पर स्टार्टअप इस समय रिक्रूटेड हैं। इसका मतलब 21 लाख लोग इस समय स्टार्टअप्स में नौकरियां कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये वो युवा हैं जो किसी समय पे ये सोचते थे कि हम कहीं नौकरी करेंगे। इन्होंने नौकरी का निर्णय ना लेके अपना काम करने की सोची और आज ये नौकरी देने वाले बन गए हैं। मुझे लगता है ये जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसमें इन स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। सोने को लेकर मतलब अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे और मुझे लगता है किशोर, आम जनता भी इस बारे में बात करना चाहेगी। एमसीएक्स के अभी आंकड़े बता रहे हैं कि सोने और चांदी का भाव गिरा है, लेकिन जानकार तो ये भी कह रहे हैं और आंचल ये भी सच है कि अब सोना इतना बढ़ गया है कि एक आम आदमी जो छोटे छोटे गहने खरीदा करता था अब वो उसका सपना रह जाएगा। ये इतना महंगा हो गया सोना। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कहीं ज्यादा योगदान चीन और जो ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो वॉर चल रही है उसका योगदान ये बहुत ज्यादा रहेगा। सो हाँ जी, ये बात सही है कि ये एक अनअप्रोचेबल कमोडिटी हो जाएगी। ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा हुआ करता था ना आंचल। अब इसको आपने महिलाएं इसे एक टाइम तक जो है बचत की तरह इस्तेमाल करती थी, जेनरेशन टू जेनरेशन ये पास होता था। मुझे लगता है इस बार कस्टम गवर्नमेंट काम कर सकती है सोना और चांदी के ऊपर 9 से 6% पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सोने की जो कीमतें बढ़ी है उसमें बड़ी भूमिका जो रही है कि आरबीआई ने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। आरबीआई लगातार गोल्ड खरीद रहा है, स्टॉक उसका गोल्ड का बहुत बढ़ रहा है और मुझे लगता है उसके कारण लगातार यहाँ गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और ये एक बहुत तेज गति से जो काफिला हमको जाते हुए दिखाई दे रहा है। अरुण जरा बताएंगे आपको क्या जानकारी मिल रही है? अरुण, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंचेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। पहले तो एक वो जो औपचारिक रूप से जो बजट कॉपी पहुंचने के बाद निर्मला सीतारमण पहुंचती हैं और अपना बही खाता लेकर के वो जो लाल कलर का एक बैग है उसको मीडिया के सामने पोज करेगी, उसकी फोटोग्राफी होती है, उसके बाद सीधे वो अंदर जाती हैं। फिर कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में पूरे बजट का जो प्रावधान है, जो कुछ भी उसके अंदर लिखा गया, उन सबको अप्रूव किया जाता है और उसके बाद 11 बजे से वो अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। बड़ी बात यह रूबिका की 2 घंटा 20 मिनट वाला जो रिकॉर्ड जिसकी बात आप
साफ कर रही थी, क्या बजट भाषण उतना बड़ा होगा, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प जो है 2047 की बात। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सरकार के मुताबिक, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इकोनॉमी ब्लूम कर रही है, पूरी तरह से जो है रोजी पिक्चर जो है वो दिखाई दे रही। 7% से ज्यादा की अगर ग्रोथ रेट है और उसको कंटिन्यू रखना है। और जो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे, हर साल 1% उसको घटाना है, 4.5% के आसपास है। 2030-31 तक फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है उसको एकदम खत्म कर देना है। और अगर ये हो जाता है तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर राजकोषीय घाटा नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैसा कि किशोर कह रहे थे, 100 रुपए हम कमाते हैं, 40 से 60 रुपए तक हम यूं ही दे देते हैं। हमारे पास विकास के लिए बचता क्या है? पेंशन है जी। हाँ, और अरुण, जैसा मैं कह रही थी कि बार बार चूंकि विजय चौक पर मौजूद है तो यहाँ जो भी मूवमेंट हो रहा है उसकी फौरन जानकारी सबसे पहले हमें ही लगेगी और हम देश तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। देखिए, निर्मला सीतारमण को अभी आप वित्त राज्य मंत्री के साथ एक फोटो ऑप करते हुए देख रहे थे। उनके हाथ में वो लाल कलर का एनवेलप किस्म का बैग था जिसके ऊपर भारत का एम्बलम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, चमकता हुआ सोने की तरह। और शायद ये जो लाल रंग है और उसके ऊपर ये चमकता हुआ गोल्ड है, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कितना अग्रेशन के साथ भारत मजबूती से अपनी छाप छोड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना होगा। क्या वो मैनेज हो पाएगी? आचर, पूरी बात आप नहीं कंप्लीट कर पाई थी, पीछे अचानक हमें गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लग रही थी, लेकिन उससे पहले हाँ, मैं ये सिर्फ ये कहनी टू निर्मला सीतारमण, माय वन एडवाइस टू गवर्नमेंट इज दैट कि गोल्ड के जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम करें। जो जीएसटी है वो 1 से 1.25% करें ताकि बाइंग बढ़े। आपको लगता है करेंगी वो ऐसा? अब वो उनके ऊपर है, वो ये कस्टम्स कम कर सकती है। कस्टम कम कर सकती हैं और कस्टम उनको कम करना भी चाहिए, क्योंकि वही जो बार बार लिबरलाइजेशन की बात नहीं, शरद कह रहे नहीं होगा नहीं, क्योंकि $68 बिलियन का हमारा टोटल गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट बिल हो चुका है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद किए गए थे इसीलिए क्योंकि बेहिसाब सोना इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो प्रेशर ऑन दिस थिंग। और मैं रूबिका, आपकी इजाजत से, आपने पूछा कि आप गवर्नमेंट को क्या सलाह देना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो एक सलाह मैं गोल्ड सिल्वर से हट के देना चाहता हूँ। 10 सलाह दीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो एक गांव में छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जिसको जिस स्कूल में भेजा जाता है, और पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा आता है जब फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये बच्चे उस समय 21 साल के हो जाएंगे जब विकसित। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमें लग रहा है यहाँ पर जाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पीछे आपको दिखाई दे रहा है। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, ये प्रधानमंत्री का काफिला है ठीक पीछे। देखिए, सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, संसद भवन के गेट जो विजय चौक की तरफ से गेट जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक उनको चेयर करना है, क्योंकि अब बजट को अप्रूवल देना है कैबिनेट की तरफ से। और 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाती है, 10 से 10:15 के बीच। तो प्रधानमंत्री नियत समय पर अपने पूरे काफिले के साथ, और चूंकि कैबिनेट के मंत्री सारे पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है वहां पर। और निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश करना है 11 बजे, उसको अप्रूवल मिलने के बाद उसके बाद 11 बजे से बजट भाषण वो शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री का, चूंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं, विकसित भारत का जो संकल्प है उनका 2047 तक, किसी भी तरीके से उसको अचीव करना है। और भारतीय जनता पार्टी का और खुद प्रधानमंत्री का ये सबसे बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल पिच हमेशा होता है। हर भाषण में इसका जिक्र करते हैं कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और विकसित बनाने की दिशा में जो EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको अगर अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा करके, एक्सपोर्ट बढ़ा करके, और बाकी देश जो चीन है, वियतनाम है, बांग्लादेश जैसे देशों को पीछे छोड़ के आगे चले गए। 27 देशों में खुला बाजार, बहुत सारे उत्पाद हमारे बिना टैक्स के या फिर बहुत थोड़े टैक्स के साथ अगर हम बेच पाए तो जाहिर सी बात उस दिशा में कदम हम बढ़ा रहे होंगे। हाँ। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमारे साथ यहाँ पर रूबिका जी, रूबिका हमारे साथ यहाँ खास मेहमान सुनील अलग साहब भी जुड़ गए हैं। अलग साहब, स्वागत आपका। कि आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बार बार ये बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अब ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी लग रही है, आपकी नजर में भी यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? बजट में क्या कर सकते हैं? अब एक्सपेक्टेशन तो है, यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर स्पेंडिंग में ज्यादा करना चाहिए। जो अब बात कर रहे हैं बेफजूल में बात कर रहे हैं। बिकॉज मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिकॉज मोदी जी चाहते हैं कि भाई इलेक्शंस हर साल होगा, उनके लिए तो हर साल है, बंगाल में आए इस हर साल में जी। तो एम्प्लॉयमेंट का मेन थिंग है, इट हैज टू बी ऑन
ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जितना बढ़ा सकते हैं उतना ही बढ़ाएंगे, और कंज्यूमर स्पेंडिंग जितना मिडिल क्लास स्पेंड करेगी उतना ही इकोनॉमी। मतलब आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे उतने फोकस की जो बात हो रही है वो वाली बात बड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करें। और वही हम कह रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिकॉज जितना पोर्ट्स बनाएंगे तब उतना ही बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ओनली गवर्नमेंट की तरफ से ये कि सिर्फ गवर्नमेंट का कैपिटल एक ही एक्सपेंडिचर तरफ से नहीं है, जो फोकस मेरा है, फोकस हैज टू बी ऑन दिस। हाँ, एंड टुडे द बजट इज, जो भी मर्जी आप कहें, हर 3 महीने में एक चीज कर रहे हैं। वो जीएसटी जो नवंबर में आया, तो बजट का मीनिंग ही नहीं है। जितना आप सोच रहे हैं कि एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के लिए बचता कहाँ है बजट? 1.5-2 लाख करोड़ बच पाता है एजुकेशन सेक्टर के लिए? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हर साल 25 में जितना स्पेंड करेंगे, 26 में उतना ही स्पेंड करेंगे। क्यों आप ज्यादा उसमें ज्यादा नहीं करना है, जितना 2025 में किया है उतने 2026 में करेंगे। तो वो आप कह रहे हैं कि रजत, आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, जैसा आपने बोला, जो एल्बो रूम है, वो नया एल्बो रूम कितना है सरकार के पास? जितना टैक्स रिकवर करना चाहिए था उतना तो हुआ नहीं हुआ। और इस साल ये उम्मीद है कि जीएसटी जितना, बिकॉज कंजम्पशन का बढ़ने की वजह से जीएसटी आएगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, शायद थोड़ा बहुत एल्बो रूम मिले। लेकिन अगर आप देखें, लास्ट ईयर ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में डिफेंस में 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चले गए। वो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डिफेंस में भी एक्सपेंड होता हुआ दिखता नहीं है। मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये ब्रॉडली लगभग वही कुछ रहेगा जो 2025 में है, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन एक पॉलिसी इंटेंशन जरूर क्लियर होगी सरकार की। सरकार इसीलिए एक विजन को रखना चाहती है अगले 25 सालों के लिए। एक 25 साल, एक क्वार्टर, एक सेंचुरी का बड़ा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। हमने 25 साल में बहुत कुछ अर्जित किया है देश की तरह देखें तो। अगले 25 साल की क्या नींव होनी चाहिए, उसका क्या विजन होना चाहिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपनी बात को इस बजट के थ्रू जरूर रखना चाहेंगे। नहीं तो अगले 25 साल की क्या नींव होनी चाहिए? देखिए, नींव, सबसे पहला फाउंडेशनल नींव ट्रस्ट का नींव होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी 2 कदम पीछे ले, प्राइवेट एंटरप्राइज 2 कदम आगे ले। प्राइवेट सेक्टर को दबा के स्पेंडिंग करनी चाहिए, भारत पे भरोसा करते हुए, भारत के टैलेंट पे भरोसा करते हुए। हमको तो वो ये क्यों नहीं, अलग से आप क्यों नहीं कर रहा है प्राइवेट सेक्टर? बजट जो है 25% जो कह रहे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी है। द टैक्टिकल पार्ट इज 75%। जो 1 साल के लिए बजट है, पैसे तो ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट के पास, जितना है उतना ही सोचेंगे। नहीं तो पैसे ज्यादा ही करवाने की तरफ तो बढ़ाना है ना। जब बजट आपको जीडीपी बढ़ानी है तो बजट में ही तो पॉलिसी डायरेक्शन देना होगा। तो पॉलिसी तो सिर्फ 25%, स्ट्रैटेजी तो वो हर 25 साल में वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बजट तो है सिर्फ 1 साल का बजट है। अगर 1 फरवरी में 2027 में नया बजट आएगा तो ये थोड़ी बजट यही चलेगा, और हर 3 महीने में वो घबरा रहे हैं। पीयू जी, मैं कहूंगा कि हमारा जो इकोनॉमी की गाड़ी है, इसके 3 पहिए हैं, राइट? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। हमने मैन्युफैक्चरिंग की तो बात की, इसलिए मैं 1 मिनट सर्विसेज की भी बात करना चाहता हूं। इसमें खास तौर से जो बजट में पॉलिसी फोकस दिखाया जा सकता है वो टूरिज्म पे है। हमारे देश की ग्रोथ में टूरिज्म का जितना अभी हिस्सा है उससे बहुत बड़ा हो सकता है, और उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करने चाहिए कि हम कम से कम 5 से 10 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करें कि दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आए। क्योंकि टूरिज्म से न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म से देश की छवि को भी बहुत फायदा होता है। भी है, फॉरेन एक्सचेंज भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, और दूसरी तरफ हमारा शहरीकरण, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, हमारी सर्विसेज इकोनॉमी आज चल रही है, जो हमारे सारे आईटी का टैलेंट है, बीपीओज हैं, जीसीसीज हैं, वो सारे शहरों में रह रहे हैं। उन शहरों की हालत अगर अच्छी होगी तो वहां पर हमारी वो पार्ट जो इकोनॉमी का है, गीता वो और बढ़ गोपीनाथ सकता कह है। रही है कि इतना पोल्यूशन है कि आप बाकी लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें शहरों को साफ, सुंदर और रहने के लिए आसान बनाने पे भी मेहनत करनी होगी, और बजट में इस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सबसे साफ की डेफिनेशन ही अलग हो गई है ना। मतलब अब स्वच्छता अभियान में तो इंदौर नंबर 1 था, लेकिन पीने के पानी में सीवर का पानी आ रहा था। तो अगर इस तरह की सफाई, ये तो बेसिक स्वच्छता अभियान 2.0 की जरूरत है। 1.0 में टॉयलेट में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब 2.0 में हमारे फुटपाथ, हमारी हवा और हमारा कचरा, इन तीनों की चीजें सिर्फ 1-2 शहरों में नहीं, 20-25 शहरों में हमें वर्ल्ड क्लास लानी होगी। अश्विनी जी, देखो, मुझे लगता है कि जब तक हम एक इकोसिस्टम पूरा अच्छा नहीं तैयार करेंगे, जिससे कि एक बजट में उसके लिए क्या हो सकता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आगे आए, जब तक एनकरेजमेंट नहीं आएगी, जो एफटीए नाम का डबल एज वेपन है ना, ये उल्टा पड़ जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है बजट में उन सब चीजों में फोकस होना चाहिए कि वो जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या है, और वो सेठी साहब जो भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को ट्रस्ट का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। जब तक ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, जब तक आप बेफजूल के लिटिगेशन में और मिसट्रस्ट में उलझे रहेंगे, आप आगे नहीं आ पाएंगे और ये FTA उल्टा पड़ जाएगा हमारे ऊपर। जी आशिका जी, आप तो इनकम टैक्स कमिश्नर थी, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, तो आपके पास भी यही शिकायत आती होगी कि आप बहुत कुछ रोक रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, ठीक है, अगर आप देखिए कि इनकम टैक्स ने जो डिजिटल रेवोल्यूशन किया, वो रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। आप रिटर्न फाइल करिए, फौरन आपको रिफंड मिलता है। बट आई राइट टू इंक्रीज, जो पीयूष ने बोला कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, वी शुड रिकॉग्नाइज कि हमारी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, एंड वी शुड सी व्हाट इज द विनिंग हॉर्स इन द फ्यूचर। So what should be the winning horse in the future is, I would say, AI and semiconductors. And अगर हम देखें सेमीकंडक्टर्स का मार्केट जो है $500 बिलियन का है इन 2030, एंड हमारे पास 20% जो वर्क फोर्स होती है चिप डिजाइनिंग की, वो इंडिया में है। सो अगर इंडिया में हमारे पास 20% चिप डिजाइनर्स वर्क फोर्स है, वी शुड कंसंट्रेट ऑन दिस एंड वी शुड ट्राई टू गेट FDI फॉर दैट, और वो बहुत इजीली आ सकता है अगर हम एक एनवायरमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट दे दें, जहाँ पे कि इस तरह का जो हम जैसे अभी ढोलेरा के लिए कर ही रहे हैं कि हम फैब का पूरा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं,